प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसे जैसे सेनेट इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। सख्त किस्म के बयान दोनों जानिब से दिए जा रहे हैं, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने कल जो तकरीर की सियालकोट में, उसमें उनका कहना था कि अब किसी से बातचीत नहीं होगी। उन्होंने इशारा दिया कि धरना होगा फैज़ाबाद में और वहीं पर जाके बात होगी जो होना है। इसके अलावा शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो ऑफ़र पहले थी हमारी जानिब से पीडीएम के लिए कि वो आएंगे तो हम मेज़बानी करेंगे, हलवा खिलाएंगे, ये ऑफ़र हम वापस ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह से जो एक कमेटी बनाई गई है ये जांच पड़ताल करने के लिए कि पैसे किसने लिए थे, इसका बेनिफिशरी कौन था, उस हवाले से कुछ दावे सामने आ रहे हैं और कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी के कुछ सीनियर रहनुमाओं पर। अब असद कैसर साहब ने भी हल्फ लिया है कि और हल्फन कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं और स्पीकर हाउस की नहीं है। परवेज़ खटक साहब भी बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ कमेटी काम कर रही है। तो बहुत सारे सवालात सेनेट को लेकर अभी भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से अभी भी उठ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। ताहिरा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं, MNA हैं आप भी। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तैमूर तालपुर साहब सिंध असम्बली के मेंबर हैं और मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। और मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर जजकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है ना असम्बली की रुकन हैं ना पार्टी की सदर हैं, लेकिन वो ये अनाउंस कर रही हैं कि अब हुकूमत से किसी भी फोरम पर न कानून साजी पर कोई बात नहीं होगी। क्या ये फैसला पार्टी की क़यादत की सतह पर हुआ है, फॉर्मली ये फैसला हुआ है या मरियम साहब अपने तौर पर ये बात कह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा कोई बात अपने तौर पे या अपनी उस सोच से नहीं कहती। जो भी बात उनके मुंह से निकलती है पार्टी के तमाम रहनुमा उस पर मुत्तफिक होते हैं। सीनियर लीडरशिप ख़ास तौर पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो राय होती है, जो हतमी बात होती है, उसको मरियम नवाज लेके आगे चलती हैं। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि कोई कानून भी उनकी किसी कानून साजी का भी, लेकिन ताहिर साहब अगर वो कह रही हैं कि किसी कानून साजी का मुस्लिम लीग नून हिस्सा नहीं बनेगी तो फिर पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगे? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग जब इन्हें कहते थे, समझाते थे कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये समझते नहीं थे। अब सिर्फ एक इलेक्शन के लिए PMLN के साथ नहीं, साथ PMLN क्या पूरी PDM जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बना है, PDM, वो अब गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ का साथ नहीं देंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चीज़ में तरमीम नहीं चाहते, पूरा इलेक्शन पैकेज जो है उसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और उसमें एक ऐसी इस्लाहात नाफिज होनी चाहिए कि आइंदा कोई भी इलेक्शन हाईजैक ना हो सके। ये सिर्फ एक शिक को लेके कहती है जी सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, ये तरीकाकार नहीं। तरीकाकार ये है कि पूरा पैकेज इस्लाहात का इलेक्शंस के लिए आना चाहिए। अपोजिशन बिल्कुल चाहती है, लेकिन सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन के लिए हम इनकी खातर नहीं चाहते, क्योंकि इनके अपने मेंबर खिसक रहे हैं। आपने अभी कुछ अर्सा पहले जो 2-4 दिन पहले वीडियो आ रही हैं, हर चैनल पे दिखाई जा रही हैं, जहाँ नोटों की गठियां टेबल पे पड़ी हैं। जी जी। और एक खातून भी MPA बैठी हैं और तो बाकी भी MPA हैं, वो गिनती कर रहे हैं, थैले आगे पड़े हैं, उनमें वो डाल रहे हैं। इस पे हम बिल्कुल बात करते हैं कि ये कौन था और इसका नाम कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा को मालूम है, वो क्या नाम है, इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, बाकी मेंबर भी जो है जी, मेरा आपसे एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि क्या PDM के प्लेटफॉर्म पर यह फैसला हो गया है कि फैजाबाद में धरना होगा, जिसके बारे में कल बता रही थी मरियम साहबा? जी बिल्कुल हो गया है। आपने देखा होगा मौलाना साहब ने यहाँ जो PDM की एक हफ्ता पहले शायद गालिबन मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब लॉन्ग मार्च होगा और फैजाबाद में धरना होगा और उसके बाद वो धरना आगे भी इस्लामाबाद में जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। ये फैसले जो है ये बाहमी मुशावरत से होते हैं। उसमें बिलावल साहब भी मौजूद थे, मरियम साहबा भी मौजूद थी, मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत भी थी, जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब थे, SN इकबाल साहब थे, परवेज रशीद साहब थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब थे, राजा परवेज अशरफ थे, बिलावल भुट्टो साहब थे और उनके साथ गालिबन शहरी रहमान भी थी।
तो ये है कि ये सारे मुशावरत से फैसले होते हैं। PMLN का डेलीगेशन भी था, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी था, महमूद आगे बढ़ते हैं, साहब का भी था, ठीक सबका है, था। चलें, सही है। अच्छा, आप मुझे तैमूर तालपुर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी क्या इस फैसले के साथ है, धरना देने की, फैजाबाद में धरना देने, क्योंकि आज तक पीपल्स पार्टी मुखालिफत करती रही है इस बात की, और आज शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि बिलावल साहब जो हैं उनकी सोच मुझसे मिलती है। उन्होंने कहा क्या है, शेख साहब ने जरा ये सुन भी लीजिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रख देता हूं। इलेक्शन ओपन हो या सीक्रेट हो, देखिए बिकने वाला वोट हम म्यूनिसिपल कारपोरेशन में थे उस वक्त भी बिकता था। हम भी बहुत सारे लोगों को मक्का मदीना लेके गए, बाद में आके उन्होंने फिर वोट दूसरी तरफ दिया। मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता है, दिल से मेरी बात को समझता है, वो मेरे दिल के करीब है और मेरी दिल की बात समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। फजलुर रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा, अब मैं वापस लेता हूँ अपनी बात, मौसम बदल गया। आप भी अपने मामलात पर सारे सोचें। इशारा शेख रशीद साहब ये दे रहे हैं, तैमूर तालपुर साहब के बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मेरी बात को समझ रहे हैं और वो सियासत को समझ रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। क्या आज से पहले जो पीपल्स पार्टी कहती रही है कि धरने के जरिए हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहिए, और कुछ दिन पहले बिलावल साहब भी कह रहे थे कि गैर आईनी तरीके का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से, अब क्या हुआ, अब क्या आप धरने का हिस्सा बनेंगे? पहली बात तो आपने की शेख रशीद की स्टेटमेंट की जी, ये तो वो शख्स है जिसको वजीर आजम कहते थे कि मैं कभी चपड़ासी भी नहीं रखूंगा, तो उनकी बात पर वजन डालने का मेरे ख्याल से कोई मेरे को खास कोई मकसद है नहीं, इसको इसकी बात का तो कोई मैं वजन लेता ही नहीं हूँ, ना ही अवाम इसकी बातों का कोई वजन। ठीक है, चले मत लीजिए, लेकिन सर दूसरी बात जी, दूसरी बात पर आ रही है आपकी जी, दूसरी रही बात असद भाई आपकी धरने के बारे में, तो हम हमेशा एडवाइस देते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बहुत ही एक्सपीरियंस रखती है, बड़े बड़े डिक्टेटर्स को ऐसे भाग निकाला जैसे मक्खी निकालते हैं चावल में से, लिहाजा जो एडवाइस थी जरूर हमने दी, हम उस बात को मानते हैं, पर फैसला अटल है, फैसला एक ही है और फैसला PDM का है। पीपल्स पार्टी हर उस फैसले को वेलकम करेगी, हर उस फैसले में हम PDM के साथ होंगे, चाहे वो लॉन्ग मार्च का हो, चाहे वो इस्तीफों का हो, चाहे वो धरने का हो। हाँ, ऑफ कोर्स अब 11 जमातें हैं और 2-3 जो बड़ी जमातें हैं वो अपना वेटेज रखती हैं, हम अपनी एडवाइस देते हैं, पर फैसला PDM के ही अटल होगा, आखिरी होगा। क्या पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट रही है तालपुर साहब, कि हम गैर आईनी तरीके से या धरनों के जरिए हुकूमतों को घर नहीं भेजना चाहते, और यही मौक़िफ़ था 2014 में उनका? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी हम किसी मौक़िफ़ से हट नहीं रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो हमने बात की थी हम उस बात पे खड़े हुए हैं कि PDM का हर फैसला हमें लब्बैक, हमें कुर्बान, हम उसको मानेंगे और हम हर वो चीज करेंगे जो इस करप्ट ना अहल वजीर आजम को निकालने के लिए कर सकते हैं। हद दर्जे तक इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नून लीग भी, JUI भी, टोटल 11 की 11 जमातें इंशाल्लाह आखिर तक साथ, जब तक हम इस ना। ठीक है सर, चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मुझे साहब का और आफ्ताब जहांगीर साहब का मौक़िफ़ एक ब्रेक के बाद लेते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, असद कैसर साहब को मालूम है कि किसका घर था, कहां पर पैसे तकसीम हुए, और वो अगरचे इसमें शामिल नहीं थे। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, परवेज खट्टक साहब को तो इससे भी ज्यादा मालूम है और उनको ये भी पता है कि बेनिफिशियरी कौन था। अब आफ्ताब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये फवाद चौधरी साहब की जो कमेटी है ये क्या करने के लिए बैठी हुई है कि रकूम किसने खरीदी, बेनिफिशियरी कौन था? परवेज खट्टक साहब से ना मालूम करें, बात खत्म करें। ये कमेटी हर हफ्ते इजलास करके क्या करेगी? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और आपके दोनों पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी आपने अपने इब्तिदाइया में जो मरियम नवाज साहबा की एक स्पीच सुनाई, वो हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करती है कि ये हर दौर में हुआ और इस दफ़ा भी वो यही करना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुनाया कि जी खिसक रहे हैं, बिक रहे हैं, तो बेचने वाले तो मौजूद हैं बकौल इनके, लेकिन खरीदार भी तो कोई मौजूद है। जैसे कि पिछली दफ़ा हुआ
और जो 2018 में हुआ उस वक्त भी बिकने वाले मौजूद थे जो सामने आ गए, जिन्हें पार्टी ने डिसोन किया, पार्टी से उनको फारिग किया, उनकी बुनियादी रुकने खत्म की। और ये तो इसी सिलसिले को खत्म करने के लिए देखिए असद भाई, ऐसा ना हो कि फिर अगले कुछ सालों बाद आप फिर कोई प्रोग्राम कर रहे हो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद कि जी ये बिके और ये खरीदे गए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्यों नहीं हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जी आ जाए वो शो ऑफ हैंड कर लेते हैं, ओपन बैलेटिंग कर लेते हैं, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए, आपका बंदा आपको पता हो कि भाई वो आपके साथ है, पीटीआई को पता हो, जो नहीं है देखिए इसके ना होने से उसकी रुकनीयत खत्म नहीं होगी पार्लियामेंट की, वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहेगा। लेकिन पार्टी को पता चल जाएगा कि पार्टी के वफादार कितने, या फिर तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर कोई आदमी पैसों के जरिए बिकता है तो वो भी मतलब अगर शो ऑफ हैंड खड़क करके बताए कि जी मैं बिका हूं, या मुझे इख्तिलाफ है आपके कैंडिडेट्स के ऊपर, या मेरे को आप किसी पे इख्तिलाफ है, इतनी जुर्रत तो अब हमारे एमएनएस एमपीएस के अंदर होनी चाहिए कि वो खड़े हो सकें और अपनी पार्टी के अंदर बात कर सकें। अगर किसी फोरम पर उनको मौका मिलता है तो वहां अपनी रिजर्वेशंस को साबित कर आफ्ताब साहब, अगर मुझे लेकिन हम अगर इसको जी रखेंगे, हाँ सही, लेकिन आफ्ताब साहब ये जो कमेटी बनाई गई है फवाद चौधरी साहब की, शीरी मजारी साहबा की और शहजाद अकबर साहब की, ये कमेटी क्यों बनाई गई है, क्या करेगी ये कमेटी? अच्छा देखें, कमेटी इसलिए बनाई गई है कि कमेटी बनाने का मकसद ये था कि जी ये चीज सामने आई है तो इसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट बनाकर दी जाए। क्योंकि जैसे बाज लोग ये कह रहे हैं, अभी तो परवेज खटक साहब ने भी कह दिया, असद कैसर साहब ने भी कह दिया है और वो हल्फन भी कह रहे हैं और हमें उनके हल्फ पे यकीन भी करना चाहिए। और वो ये कह भी रहे कि जाके आप स्पीकर हाउस देख लें, वो बंगला देख लें। लेकिन कमेटी है, कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, वो अपनी एक रिपोर्ट देगी कि कौन सी जगह थी, क्या था, कैसे हुआ, मतलब एक चीज है वो। तो लेकिन आफ्ताब साहब बड़ा आसान है ना, परवेज खटक साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस कॉल करें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो 5 मिनट में डिग आउट कर सकते हैं कि कौन बेनिफिशियरी था। ये कमेटी खेलने का फायदा ही नहीं है ना सर, टाइम जाया करने वाली बात है, इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं। हमने 70 साल में देखिए बात की है असद कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं अपनी एक राय को बड़ी इंडिपेंडेंट रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि जी जो चीज पता थी, हमने जिनको सजा देनी थी हमने सजा दे चुके हैं, जो उसके बेनिफिशियरी थे वो भी सबको पता है। हाँ। लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए जब एक मीडिया में एक चीज आई है तो उसको एक और अच्छे तरीके से, कल को आपके लिए एक मौजू है ना, आप बुलाएंगे फवाद चौधरी को, बुलाएंगे आप, बुलाएंगे शीरी मजारी को, बुलाएंगे आप, बुलाएंगे शहजाद अकबर को बुलाएंगे। तो ये हमें मौजू देने के लिए कमेटी बनाई गई है। आप लोग देखें ना, आपको तो एक मौजू चाहिए होता है ना मीडिया को, इससे कोई इनकार तो नहीं है, वो तो आप तो एक मौजू तो चाहिए, तो आप चले आप इसको ये ले लें। लेकिन एक चीज दूध का दूध और पानी का पानी है, वो सबको पता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें आगे, मैं वही तो कह रहा हूं कि जिसका जो दूध का दूध और पानी का पानी 5 मिनट में हो सकता है, उसके लिए महीनों की प्रोसीडिंग्स करने की क्या जरूरत है कि हर हफ्ते इसका इजलास होगा कमेटी का। इलेक्शन तो अभी हो जाएंगे, आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, आपको हर उस काम के लिए मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए कि जिस काम से ये जिस किस्म की बुराइयां इसकी खत्म होनी चाहिए। चले, ये ओपन बैलेटिंग वाला जो मामला है, इस पे ताहिरा औरंगजेब साहबा, ये मरियम नवाज खुद कह चुकी हैं कि वो इससे इत्तफाक करती हैं और माजी में इस बेशुमार दफा कहा जा चुका है, एहसन इकबाल कह चुके हैं, इसहाक डार कह चुके हैं और कई लोग कह चुके हैं। लेकिन अब इस मौके पर आप ये नहीं करना चाहते, क्यों? इससे फायदा ही होगा ना, सिस्टम को फायदा होगा अगर आप करते हैं, और इससे इमरान खान को भी फायदा होता है तो अल्टीमेटली सिस्टम को फायदा हो रहा होगा। अगर उनके लोग नहीं बिकते, अगर आप उनके एमपीएस को बिकने से रोकते हैं तो अल्टीमेटली सिस्टम का तो फायदा हो रहा होगा। भाई बात ये है कि जब पीटीआई को ये खतरा पैदा हो गया कि हमारे लोग जो हैं वो खिसक सकते हैं या कहीं दाएं बाएं जा सकते हैं, तो इस चीज पे वो ये बोले ना हैंड्स हो। हम भी देखें, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन बात ये है इस तरह से नहीं चाहते। हम ये पूरा इलेक्शन रिफॉर्म्स का पैकेज चाहते हैं कि जो ये अमेंडमेंट सिर्फ सेनेट के वोटर्स के लिए लेके आ रहे हैं, सिर्फ सेनेट के लिए नहीं हो, ये चेयरमैन सेनेट के लिए भी हो, ये वाइस चेयरमैन के लिए हो, ये स्पीकर नेशनल असेंबली के लिए हो, ये डिप्टी स्पीकर साहब के लिए हो, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए हो, ये तमाम प्रोसीजर शो ऑफ हैंड से हो। सिर्फ एक सेनेटर बनने का जो तरीकाकार है वो शो ऑफ हैंड से नहीं होना चाहिए। ये पूरी इस्लाहात का पैकेज लेके आए, हम साथ देंगे, लेकिन एक तरमीम एक शिक के लिए नहीं। क्योंकि जब इनको खतरा है कि हमारे लोगों ने पहले भी माल पकड़ा और माल पकड़ के वो वजीर कानून भी बने रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके गले में स्कार्फ भी पार्टी का डालते रहे, निशान वाला, लेकिन दर हकीकत यह है कि वो कहते हैं मुझे अब पता चला, हालांकि उन्होंने 2 साल पहले भी कहा ये वीडियो मैंने देखी थी। अब बात यह है कि ये 3 साल पहले, बल्कि
तो अब ये कि ये अपने इनके खतरे हों तो ये कहे सारी ऑपोजिशन साथ मिल जाए, और जब ऑपोजिशन ये कहे कि पूरा इस्लाहात इलेक्शन रिफॉर्म्स का पैकेज लेके आए तो उस पर कोई सुनवाई नहीं। ऑपोजिशन को तो ये हाउस में बोलने तक नहीं देते। अभी जो इजलास खत्म हुआ है जो पिछले एक हफ्ता पहले, उसमें आप यकीन जाने हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक स्पीकर के कमरे में सेशन से पहले मीटिंग करती है, हर सेशन से पहले, जिसमें ये कवायद और ज़वाबत तय किए जाते हैं कि किस तरह से एजेंडा चलेगा, किस तरह से हम लेके हाउस को चलेंगे। जब तय पा गया कि एक आदमी ऑपोजिशन से मेंबर बोलेगा, दूसरा ऑपोजिशन बेंचेस से बोलेगा, तो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर शुरू की। हम सब सुन रहे थे बड़ी खामोशी से। जब उन्होंने लंबी चौड़ी अपनी तकरीर के बाद ये कहा फरमाया कि अब फवाद चौधरी साहब तकरीर करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी 10-12 मिनट 15 मिनट अपनी ख्यालात का इजहार किया। हमने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने फरमाया अब असद उमर साहब तकरीर करेंगे। आप खुद सोचें क्या ये जमहूरी अमल है असम्बली के अंदर? और फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर की जरूरत क्या रहती है? उस दिन कासिम सूरी साहब जो थे वो हाउस कंडक्ट कर रहे थे, वो आराम से बैठे हैं चेयर पे, ये आपस में एक दूसरे को माइक दे रहे हैं। जबकि तरीकाकार ये तय हुआ कि एक आदमी के बाद ऑपोजिशन बोलेगी, फिर एक गवर्नमेंट बेंचेस से बोलेगा। उन्होंने कहा जी अब मैं मुराद सईद साहब को माइक देता हूँ, असद उमर साहब ने तकरीर के बाद। तो ऑपोजिशन उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा जी ये कौन सा तरीकाकार है जिसपे हाउस चल रहा है? डिप्टी स्पीकर भी मिनिस्टर है, माइक भी मिनिस्टर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो डिप्टी स्पीकर का तो असेंबली में फिर कोई काम नहीं रह जाता। वो तो मेरा ख्याल है फिर उठ के चले गए अपने उसमें कमरे में, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऑपोजिशन को अब समझ आ गई है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इन गैर जमहूरी रवैयों को आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताएं। फिर एक राजा परवेज अशरफ साहब को जब हम लोग सारे डाइस पे चले गए, स्पीकर डाइस पे, तो उन्होंने एक राजा परवेज अशरफ साहब को चंद मिनट बोलने का टाइम दिया और उसके बाद फिर वही हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। तो ऑपोजिशन भी अपने वोट लेके अवाम से जाती है हाउस के अंदर उनके तमाम मुश्किलात की निशानदेही के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट के वज़रा ऑपोजिशन मेंबर की बात सुनना ही नहीं चाहते तो फिर इस हाउस में आप मुझे बताएं कि तरीकाकार जमहूरी क्या होगा? ये जो बात करते हैं उससे यू टर्न लेते हैं, खा वजीर हो, खा प्राइम मिनिस्टर हो, खा इनके स्पीकर साहब हो, कोई भी हो। लगता है स्पीकर भी सिर्फ पीटीआई का स्पीकर है, ऑपोजिशन की किसी जमात का। इन सारी बातों का जवाब आप तभी वो उनको टाइम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होते हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब, वो दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले बरेलवी साहब, आपके ख्याल में, जी मैं रख रहा सवाल आपके सामने कि ओपन बैलेटिंग जो है इस पर आपके ख्याल में इसके जरिए इसी से ही ये होना चाहिए? ये पूरा ताहिरा औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि जी पूरा पैकेज आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे इसको, अदरवाइज हम सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस को ओपन बैलेटिंग के जरिए सपोर्ट नहीं करेंगे। आपकी राय इस पर क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो मैं अगर ये जो ओपन बैलेटिंग से छोड़ के अगर एयर मार्शल अजहर खां का केस अगर आपको याद हो 90 में, जिसमें बाकायदा रिटन उन्होंने दिया गया था कि उसामा बिन लादेन से 10 मिलियन रुपया लेकर नून लीग ने जो है तकसीम किए इन पार्टियों में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। बेचारे एयर मार्शल अजहर खां की फाइल बंद हो गई और वो केस भी बंद हो गया। बाकायदा असद दुरानी जो ISI के चीफ थे, उन्होंने वो लिस्ट जनरल नसीरुल्लाह बाबर के ज़रिए कौमी असम्बली में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उस बारे में फैसला नहीं किया। एक हालिया वाकया यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, जो आप ओपन कहते हैं, जिसमें अदम एतमाद लाया गया था, 64 लोगों ने हाथ खड़े होकर कहा था कि हम मीर हासिल खां को वोट देंगे। ये बताइए, वो एक कमेटी बनी थी, 15 लोगों ने वोट नहीं दिए। मुझसे खुद हासिल इंतकाल से पहले हासिल खां बिदंजो ने कहा, मैंने उसमें PTI के, उसमें नून लीग के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, ये तमाम लोग थे और हमने उनके नाम बता दिए। और मैं अखलाकियात का तकाजा नहीं है, मैं आपको नाम बता दूं कि किन लोगों ने हासिल बिदंजो को सपोर्ट नहीं किया था। ये 2 मिसालें। उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी। मैं PTI को इस हद तक क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने 20 MPA निकाले और उसके बेनिफिशरीज कौन थे। KP में 7 सूबाई असम्बली के अरकान पर 2 सेनेटर कैसे बन गए, वो एक हिसाब किताब में मैं कमजोर हूं। कहने का मकसद ये है कि अगर एयर मार्शल अजहर खां केस, संजरानी, इन जैसे केसों में लोगों को सजा दी जाती तो आज जो हम ये देख रहे हैं, और आप ये फिर देखिएगा ये जो आने वाले इलेक्शन में होगा खरीदो फरोख्त का, उन लोगों के नाम लोगों का क्या बाखबर लोगों को नहीं पता, क्या लेने और देने वालों को नहीं पता है कितनी चाहिए।
और ये भी अफसोसनाक बात है ना कि पीटीआई के 20 अरकान जो है लोगों से वोट लेकर बिक जाते हैं। अगर उनको खाली निकाला क्यों गया? उनको तो कटहरे में खड़ा करना था, उनको तो जेल भेजना चाहिए था। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, खाली ये था उनकी, उन्होंने अगर लिए 5-5 करोड़ और 7-7 करोड़ रुपए लिए और किससे लिए? उन्हीं से लिए ना जो 2 सेनेटर वहां इलेक्ट हुए पीपल्स पार्टी के, एक खातून और एक साहब, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा, चाहे आप हाथ खड़ा करके कर लें, चाहे आप खुफिया बैलेटिंग कर लें। ये अब इस वक्त ठीक है कि इस वक्त इमरान खान को ये सूट करता है उनकी पार्टी को कि ओपन हैंड करें, क्योंकि उन्हें अपनी मेजॉरिटी नजर आ रही है, वरना उस वक्त उन्होंने खुफिया बैलेटिंग को सपोर्ट किया था। इसमें आइन में 2/3 अक्सरियत लाने पड़ेगी, वो भी कौमी असम्बली से। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकता, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि खुफिया बैलेटिंग हो या ओपन बैलेटिंग हो। और इसमें मैं जैसे कहा, अब जो पिछला इजलास हुआ था वो नहीं हो सका 2/3 अक्सरियत से फैसला लाने का, और यह आइंदा मुमकिन नहीं है, और अब शेड्यूल ऐलान हो चुका है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक मसला ये है कि मीडिया को तो कह रहे हैं परवेज खटक साहब कि जनाब हिम्मत है तो फिर आप जाएं और उस घर को शूट करें, उसकी खिड़कियां दिखाएं, लेकिन खुद वो हिम्मत नहीं कर रहे, नाम जानते हैं उसका और हिम्मत नहीं कर रहे। बरेलवी साहब, नहीं, इसमें उनको खटक साहब और ये उनको तो नाम ले, जो बेनिफिशियरी हैं दोनों सेनेटर हैं ना, किसके जीते थे 2 सेनेटर पहले? जी, सेनेटर रुबीना खालिद और कौन वो साहब हैं, 2 वो जीते थे ना। उनको अब ये थोड़ी है कोई क्या अब आपको ये कोई थैला देने वाला बकाया तस्वीर खिंचवा के थैला देगा? अच्छा, लेकिन पता है ये देखा जाता है कि इसका बेनिफिशरीज कौन होता है। जैसे कि संजरानी वाले ये बलूचिस्तान में क्या हुआ, आगाज तो वहां भी हुआ ना। अब वो हिस्ट्री में जाने का वक्त नहीं। इन दोनों इलेक्शन को अगर आप एयर मार्शल अजहर खान को, मैंने बताया ना कि मियां नवाज बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा है, डॉटर ऑफ पीस में, कि $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लिए और नवाज शरीफ ने इनमें तकसीम किए लोगों में। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो तैमूर तालपुर की पार्टी की चेयरमैन ने लिखा है। आज ये साथ बैठे हैं, नहीं कहेंगे नून लीग को ये। जी, तैमूर तालपुर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं फिर सवाल आपसे बाद में करूं। देखें, जो बात की बरेलवी साहब मेरे वालिद के बड़े करीबी दोस्तों साथियों में से हैं। इन्होंने जो बात की वो इस मौके के साथ जाती नहीं है। जब 14 सेनेटर्स जो खरीद किए गए थे सेनेट में, उसका जवाब मिल जाए हमें इमरान खान से। वो इतनी बात करते हैं सफाई कि उन्हें 20 MP अगर अपने हटा दिए थे पैसा लेने की वजह से, तो उन 14 सेनेटर्स के नाम बता दे हमें, तो दूध का दूध और पानी का पानी, जैसे आफ्ताब भाई कह रहे थे वैसे हो जाएगा। पर क्योंकि सारा 14 सेनेटर में तो नून लीग की एक लाइन में नून लीग की ताहिर बिदिंजो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि नून लीग की जो कमेटी बनी, उस कमेटी के जो सरबराह थे उन्होंने तक हमें वोट नहीं दिया। चले, मैं यहां तक भी आपसे कहता हूं, आगे बढ़िए। तो यही बात जो है कि अगर इतनी सफाई, इतनी सच्चाई इमरान खान में है, अगर इतना नेक परस्त आदमी है, तो इन शुरुआत कर दें, 14 सेनेटर्स के नाम बता दें। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है तालपुर साहब। 14 सेनेटर तो गायब थे भाई, 14 सेनेटर तो आपके थे भाई, वो 14 सेनेटर तो नून लीग के थे। परवेज रशीद ने कहा कि हमारे सेनेटर भागे। ये तो परवेज रशीद ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमारे 15 सेनेटर भाग गए। याद है ना जो हासिल, ये जो जब हासिल खां बिदंजो का जब पुरसा हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे। एक फरीक का तो बार बार जिक्र हो रहा है ना सर, अभी जो पिछले सेनेट के इलेक्शन है उसमें भी एक फरीक का तो जिक्र हो रहा है कि जी बिक गए पीटीआई के लोग, लेकिन खरीदे किसने? ये तो ऑब्वियस है ना, वो कह रहे हैं कि ये तो ऑब्वियस है किसने खरीदे, कि जिस पार्टी के सेनेटर बने इसका मतलब उसने खरीदे। तो खरीदने वाला भी तो उतना ही गुनाहगार है जितना बिकने वाला गुनाहगार है। तालपुर साहब। जी बिल्कुल, जी मैं वही कह रहा हूँ, शुरुआत कर लेते हैं सफाई की। ये बात कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स और रेज ऑफ हैंड्स लेके आए, हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये शुरुआत, अगर वाकई नेक अच्छा अमल करना चाहते हैं, ये हमें बता दें कि 14 सेनेटर्स कौन थे, उनके नाम हमें बता दें। चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे नून लीग थी, चाहे कोई भी। मैंने नाम बता दूं, मैं उनमें से एक साहब सुना, एक साहब को इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि बाद लोग कहते हैं वो भी शामिल थे। अब आप मुझ पे क्यों जिम्मेदारी डाल रहे? 14 सेनेटर साफ बात है। चले, एक सवाल और मैं आपसे करता हूं। चले, इस मामले से, इस मुश्किल से निकलते हैं। चले, एक सवाल मैं आपके सामने और रख देता हूं, वो ये है कि आप अब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए पुरज़्म हैं और आपको लगता है कि आप 171 वोट उनके लिए ले लेंगे कौमी असम्बली से, हालांकि आपके पास ये तादाद फिगर हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये आप कैसे कर लेंगे? क्या आप फिर खरीदेंगे लोगों को, इसलिए आप चाहते हैं कि खुफिया रहे मामला? ये बहुत ही बड़ी मेहरबानी है इमरान नियाजी की
इस मुल्क पर, इस पाकिस्तान पर, इसकी आवाम पर, इसकी मईशत पर जो इसने हालत कर दी है, इस मुल्क की जो इसने मईशत का हाल कर दिया है। अब खुलेआम देखते हैं क्या कहा था फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन थे ना, उन्होंने कहा कि भाई शर्म आनी चाहिए, इमरान खान को हया होती है, कोई शर्म होती है। इनके अपने लीडर्स ये कह रहे हैं, इनके कितने एमपीएस पीटीआई को छोड़ के और जो है आ गए, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ चुके हैं। तो इसी तरह से इनके अपने लोग या तो इनको वोट नहीं देंगे या किसी थर्ड पार्टी को करेंगे या अपना वोट एब्सटेन करेंगे, क्योंकि ये फिर से इन लोगों ने अपने एटीएम मशीनें बढ़ाने के लिए खान साहब सारे करप्ट लोगों को ऊपर ले आए। ठेकेदार सिंध से जो सबसे बड़ा था, जिसका वास्ते था पीटीआई से, वो यहाँ से आ गया, एक बलूचिस्तान से आ गया, मजबूरी प्रेशर में आके उसको हटाना पड़ गया। तो अपने एटीएम जब ये लाएंगे तो इनके लोग इनको वोट क्यों करेंगे, काहे के लिए करेंगे? एक पीटीआई अपनी अगर पुराने स्टॉल टूवर्ड्स ऊपर लाती, अगर कोई अच्छे लोग लाती अपने आगे, तो हम इस पोजीशन में ना होते। पर हम तो अब चाहते हैं, हमें ये मौका मिला है तो हम इस मौके का फायदा लेंगे। पीटीआई को ये चपेट पड़ेगी और अपनों से पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, आपका अंदाजा है ये इसका होमवर्क मुकम्मल हो चुका है सर? लोग जिनसे आपने वोट लेने हैं वो राब्ते में आपसे? मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप सेनेट इलेक्शन के बाद एक और बार मुझे लाइएगा शो पे और बाकियों को भी लाइएगा, और आप देखेंगे कि बहुत से लोग खुद अनाउंस करेंगे कि हम वोट नहीं दे रहे पीटीआई को, हम अपने वोट से एब्सटेन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। उनको बहुत पसंद करती है पीटीआई की क़यादत। जब आप उनको कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो कैंडिडेट्स वो लेके आ रहे हैं, उनके मुकाबले में हफीज शेख साहब है ना एक तरह से लेंगे। जी चले, इन बातों का जवाब तो आफ्ताब जहांगीर साहब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक पास आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप दो तीन चीज़ें जमा हो गई। एक तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ये आप मुझे प्रोग्राम के बाद दोबारा, सेनेट इलेक्शंस के बाद दोबारा प्रोग्राम में बुलाइएगा। तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई के लोगों ने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट किया है। और वो कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी 171 वोट लेकर सेनेटर बनेंगे, और वो इस वजह से बनेंगे कि हफीज शेख साहब की मुआशी पॉलिसियों से पीटीआई के जो लोग हैं, अपने लोग, वो नाखुश हैं। आफ्ताब साहब, असदुल्ला भाई, बात बिल्कुल चले, आपकी इनकी बात मान लेते हैं। एक तो ये बेचारे इतने मासूम बन गए तालपुर साहब कि इन्हें यही नहीं पता कि इनके 14 कौन थे, जबकि बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी कमर पे छुरा घोंप दिया हमारी सब। अभी और कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी बनाई गई थी कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे। उस कमेटी ने कुछ नहीं निकाला अभी तक। मैं कहता हूं कि मुझे हफीज शेख साहब से इख्तिलाफ है, मैं पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहा हूं, तो मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए ना कि मैं खड़े होकर कहूं कि जी मैं आपकी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा अगर ये अखलाकी जुर्रत दिखाएगा तो उसका करेंगे क्या आप? ये बता दीजिए, हजम करेंगे उसको बतौर पार्टी? होगा क्या, मैं आपको बताऊं होगा क्या कि देखिए, हमें ये चेंज लानी है ना, हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। मेरी कौमी असम्बली की रुकनीत तो नहीं खत्म होगी ना है? अगर कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म हो जाती तो मैं कहता यार मुझे बहुत बड़ा घाटा होगा, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा सर। मेरी कौमी असम्बली है, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा ज़मीर जो है, वो मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं पैसे लेकर या मैं खुफिया, मैं छुप कर या मैं मुनाफकत करूं, मैं कभी नहीं करूंगा। आफ्ताब जहांगीर ये काम कभी नहीं करेगा। अगर मैं समझता हूं कि ये कैंडिडेट सही नहीं है तो मैं उसको ऐलान करूंगा कि जी ये। लेकिन दूसरी बात मैं ये करूंगा कि मैं जिस फोरम पर मुझे ये आवाज उठानी है वहां उठाऊंगा, लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन का भी मैं पाबंद रहूंगा और मैं अपनी बात जो है अपनी लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं पैसे पे बिकूं, ये कभी भी नहीं होगा। सर आप नहीं बिकेंगे ना, लोग बिकते हैं, आप ही की पार्टी के लोग बिके हैं पिछले इलेक्शन में। और हम सबको देखिए, अगर मैं नहीं बिकता तो मुझे मीडिया को चाहिए कि वो कहे कि जी आफ्ताब साहब को सपोर्ट करना चाहिए। आफ्ताब साहब ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया, ठीक है, खड़े होकर कहा। अच्छा एक चीज मुझे एक सवाल का, आप इस बात पर आप जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि फैसल वाडा साहब को क्यों टिकट मिल रहा है और उनकी रुकनीत बचाने के लिए, या उनका जो केस है उसमें उनको फेवर देने के लिए फैसल वाडा साहब को जो क्यों सेनेट में लाया जा रहा है, इस पर एहतजाज किया आपने, या आप समझते हैं कि ठीक हुआ है ये? अच्छा देखें, मैंने आपको अभी अपने बयानिए में अभी मैंने जो आपसे बात की थी उसमें मैंने क्या कहा है कि मैं पार्टी के फैसले का पाबंद रहते हुए अपनी आवाज जो भी मेरे रिजर्वेशंस होंगी वो जहां भी मुझे पहुंचानी होगी वो मैं पहुंचाऊंगा, चाहे वो पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग होगी या कुछ भी होगा। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं करूंगा कि मैं यस मैन वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी को कभी भी पार्टी के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा।
हो सकता है मेरे रिजर्वेशंस मौजूद हों। तो यही मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कोई ऐसा एतराज होगा तो वो मैं जरूर करूंगा। मैं सिर्फ एक चीज समझ में मुझे नहीं आ रही है कि ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे ना, तो एहतजाज तो हो रहा है, एहतजाज तो पूरे बलूचिस्तान में हो रहा है, एहतजाज तो पूरे सिंध में हो रहा है, जो ये लाल किस्म के लोग ये ला रहे हैं, एहतजाज तो इनका पंजाब में कि मैं अगर इख्तिलाफ करूंगा पार्टी से तो पार्टी के फोरम पर करूंगा, मीडिया में नहीं करूंगा, ये उनका राइट है। मैंने इसलिए आर्गुमेंट नहीं दिया उनको। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, सर एक तो वो आप 14 लोगों के नाम आपको मालूम है, लेकिन तैमूर तालपुर साहब को या बिलावल साहब को शायद मालूम नहीं है या मसलहतन अनाउंस नहीं किए गए। बहरहाल अगर माजी में जो कमेटियां बनी हैं या अब जो कमेटियां बन रही हैं, अगर उसके नतायज सामने आ रहे होते तो शायद हम मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते थे। एक कमेटी बनी थी, बिलावल साहब ने कहा था कि हम फाइंड आउट करेंगे वो लोग जिन्होंने धोखा दिया है, लेकिन शायद वो नाम अभी तक हमारे सामने नहीं आ सके। इसका हल क्या है बरेलवी साहब, आपके ख्याल में करप्शन और खरीदो फरोख्त सेनेट के इंतखाबात से रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए, एक तो वो अभी तैमूर को नहीं पता हो, ये मैं इनके वालिद का दोस्त हूँ, इनके वालिद को जरूर पता है और हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। और मसलहतन फिर सामने नहीं आया सर, इसका मतलब बिलावल साहब को भी पता होगा। नहीं 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 देखिए, इस तरह बात नहीं है। देखिए ऐसा नहीं, एक लैंग्वेज होती है पॉलिटिकल लैंग्वेज, उसी में मैं कह रहा हूँ कि नवाब इनके वालिद साहब नवाब यूसुफ तालपुर बड़े अपने ज़माने के तालिब इल्म लीडर और धड़ल्ले के वो रहे, पार्टी से खुलकर इख्तिलाफ किया। माशाल्लाह तैमूर को भी यकीनन अभी तक मैं देख रहा हूँ बड़ा मैच्योरिटी इनमें आ रही। बात इनके देखिए पार्टियों के नुमाइंदों के अपने मसाइल होते हैं, इसीलिए देखें तजिया हमारे वो नहीं होते। और ये बात दुरुस्त है, चाहे आफ्ताब हो, चाहे तैमूर हो, चाहे हमारी तायरा बीबी हो, इन्हें पार्टी का डिसिप्लिन रहना चाहिए और ये एक बड़ी उसूली बात है। और यही अगर वाकई ये होता तो शायद आज ये मसाइल जो हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और हम इसलिए आज़ादाना कर सकते हैं कि हम एक थर्ड बगैर पार्टी। आखिर में मैं से एक बात करूंगा, मुझे इल्म है कि आपका वक्त है नहीं, जब तक पॉलिटिकल पार्टियां अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगी। और मैं आपको बता दूं जनाब, एक ये जो अगर डिफेंस में रहते हैं, मैंने डिफेंस के थाने वाले से अगर पूछा एक दिन कि आपको इर्द गिर्द का खबर करता है, हमें तो ये तक भी पता होता है कि कितने कौवे जो है डिफेंस में दाखिल हो रहे हैं, कितने कबूतर यहाँ अंदर जा रहे हैं, कितने कुत्ते यहाँ से सड़कों से गुजर रहे हैं, हमें एक एक चीज़ का पता होता है एक SHO को। तो पार्टी वालों को क्या अपने अंदर के लोगों को नहीं पता होता था किसने वोट बेचा, किसने वोट खरीदा? सब पता होता है इनको। लेकिन उसमें और खाली पैसा भी मसला नहीं है, कुछ पार्टियों की स्ट्रेटजी ये होती है, हिकमत अमली ये होती है, उस वक्त उन्हें सम क्वार्टर्स को सपोर्ट करना पड़ता है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को अपने बाज मफादात की खातिर सपोर्ट या अपोज करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक में ये खरीदो फरोख्त हुई। बलूचिस्तान में ये जो 15 वोट वाले हैं, इसमें मैं नहीं कहता इन सबों ने पैसे लेके अपनी वफादारियां बदली थी, ये जो हासिल खां बेदिंजो को नहीं मिले थे। इसमें मैंने कहा ना, या बलूचिस्तान में जब सरदार जैदी की गवर्नमेंट बदली गई थी, नहीं जमीर की आवाज नहीं, वही मैंने कहा ना, ये मैं जो आपको बात कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। वजूद जैसे सरवर साहब कहते हैं कि उसके जरिए कैसे नहीं 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 भाई, कैसे कुछ और भी हो जाता है, कैसे नए पीछे हट जाती है, कुछ और हो जाता है, जद्दा से फोन आ जाता है, वाशिंगटन वाले नहीं कहते हैं, इधर से कोई फोन आ जाता है, ये चीजें होती हैं अकाउंट इसमें पॉलिटिक्स में। असद मियां सही है। अच्छा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अब मुझे ये बताइए कि आप कितनी सीटें पंजाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 या 6? और अगर 6 कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर? आपका होमवर्क कैसा क्या है जिसकी बुनियाद पर आपको लग रहा है कि 6 लोग आप 6 सीटें ले सकते हैं? नहीं, हम तो 6 सीटों की बात ही नहीं कर रहे। हमने तो 6 बंदे भी खड़े नहीं किए। हम तो जितने हमारे पंजाब असेंबली में MPAs हैं उसके हिसाब से हम अपनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो आपके सामने हैं। बाकी जो लोग हैं वो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं और वो अपने विड्रॉ कर लेंगे। जो हमारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनको पार्टी ने नामजद किया है, टिकट दी है, उसमें जनाब परवेज रशीद साहब हैं, उसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, उसमें मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उसमें सादिया अब्बासी साहिबा हैं, और इसके अलावा जिन लोगों ने कागजात नामजदगी वसूल की और जमा कराए हैं वो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। तो उसके बाद जब ये शेड्यूल जारी होगा और जांच पड़ताल के बाद जब विड्रॉल की डेट आएगी तो जो हमारे कमिटी जी साजिद मीर साहब एग्जैक्टली साजिद मीर साहब भी हमारे कैंडिडेट हैं, तो ये लोग खड़े रहेंगे जी। बस ये सीटें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे MPs के हिसाब से आएंगी। तो राजा जफरुल्लाह साहब नहीं सेनेटर और बाकी PDM के मुश्तरका
नहीं जी, उनको तो उन्होंने तो पेपर लिए भी नहीं, जमा भी नहीं करवाए और टिकट भी नहीं अलॉट किया गया, क्योंकि उनकी सेहत, और एक बेगम नजमा हमीद साहिबा थी जो पहले हमारी लेडीज सीट पे थी, उनकी भी सेहत बहुत कमज़ोर है, हो गई, तो वो भी नहीं चाहती थी, उन्होंने पेपर्स नहीं दाखिल किए। और राजा साहब ने भी पेपर्स नामजदगी ना हासिल किए ना दाखिल किए, क्योंकि उनके भी कुछ हेल्थ के इश्यूज थे। और पीडीएम के ख्वाहिशमंद तो थे वो इस्लामाबाद में आकर शहबाज शरीफ साहब से अदालत में मिलते रहे हैं, चक्कर लगाते रहे हैं, नैब कोर्ट के शहबाज शरीफ साहब मुलाकात, ख्वाहिशमंद तो थे वो सेनेटर बनने के। वो अलग बात है कि आप उनको अनफिट करार दे दें। अगर हेल्थ का मसला है तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब की भी तबीयत खराब है, उनको लेकिन बहरहाल आप सेनेटर बना रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, नैब कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब को जाके मिलने का या उनसे मुलाकात करने का ये हरगिज मतलब ना सोचा करें कि सेनेट के उम्मीदवार कुछ ऐसी मुलाकातें हुई है ना, जैसे सादिया अब्बासी साहबा जैसे आके मिली हैं, तो इससे पहले तो कभी मिलने नहीं आई थी ना। अभी सेनेट के टिकट मिलने थे तो सादिया अब्बासी साहबा अदालत में आई थी। डॉक्टर गौस नियाजी साहब जो हैं वो पहले तो कभी नहीं आए थे, अब आए थे। इसी तरह से कुछ और लोग भी हैं जो अब आके मिल रहे थे शहबाज शरीफ साहब से, तो उस पैराए में मुलाकातें हो रही थी। तो ये तो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो ये इसको वहाँ मौजूद थी, मैं बैठी हुई, मैं जानता हूँ जी, मैं खुद भी वहीं मौजूद होता हूँ, मैं आपको लेकिन ये जी बात ये है कि सादिया अब्बासी साहिबा के बहनोई को कोरोना था अमेरिका में, वो बाहर गई हुई थी, काफी अरसे के बाद वो लौटी है। काफी अरसे के बाद लौटी है और मिलने के लिए साहब इलेक्शन लड़ना चाहते जी, सही है जी आई थी। और राजा जफरुल्लाह साहब ने अगर इलेक्शन लड़ना होता वो जरूर मियां साहब से कांटेक्ट करके कहते और अपनी ख्वाहिश का इजहार करते। तालपुर साहब ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। राइट जी, तालपुर साहब मुझे सर ये बताइए कि इलेक्शन की सेंटिटी जो है वो बरकरार रह पाएगी इस मर्तबा? हम ये कह पाएंगे कि जी शफाफ हो गए हैं इलेक्शन, कोई गड़बड़ नहीं हुई? क्या आप इस तरह सेनेट इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, शुरुआत ही धांधली के साथ हुई है। हमने फॉर्म भराने से, अपने कैंडिडेट्स को ले जाने से एक दिन पहले रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जी टाइम बहुत कम है, टाइम बढ़ाया जाए, हम अभी कुछ वक्त और दरकार है हमें अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो हमें रिफ्यूज कर दिया गया। और जब हम सुबह को पहुंचे इलेक्शन कमीशन में तो उस वक्त हमें बताते कि टाइम हमने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि खान साहब अपने जिन एटीएम्स को ला रहे हैं उनको उनके एमएनएस एमपीएस वोट्स देने को तैयार नहीं है। तो देखिए, शुरुआत में शफाफियत की एक कमी आ गई, हमें महसूस हुई, आपके सामने है। और ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से गवर्नमेंट की जमात को कोई सपोर्ट करे, इतना इदारे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।